देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्कल्स का निकालिए। तो इसमें ये बताया गया है कि एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें जो P है उसका भी एक एंगल बाइसेक्टर हमने लिया और R का भी लिया, दैट इज PQ RS। तो P का एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, ये P का एंगल बाइसेक्टर, और R का भी एंगल बाइसेक्टर ले लो। तो इसको कहेंगे PA और इसको क्या कहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि जो AB को मिलाने वाली लाइन है ये हमने मिला, ये डायामीटर। ऐसा करने के लिए प्रूव दैट, गिवन तो है कि जो PA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, जबकि R भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, AB इज डायामीटर, इस एंगल को 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अच्छा, जो एंगल 1 है इसके अलावा भी PB को भी ज्वाइन कर दो और QP को भी ज्वाइन कर दो। ये बताइए कि एंगल 1 क्या हाफ एंगल P है और एंगल 2 क्या है, हाफ एंगल R। बोलो सही है, इन दोनों को जोड़ो तो बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये ठीक है, एंगल P प्लस R। लेकिन एंगल P प्लस R क्या होगा, 180 डिग्री, भाई इट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन आप इस सर्कल में देखो, जो एंगल 2 है, ठीक है, दैट इज 2 इधर न लो, इसको ये 2 ले, चाहिए लो, एक ही तो बात है। तो अब मुझे बताओ, ये जो BQ लाइन है क्या वो यहाँ पे एंगल 2 बना रही है, देख लो, ये BQ, ये यहाँ पे एंगल कौन सा बना रही है, यही BQ यहाँ कितना बना रही है, ठीक है, यही BQ यहाँ पे कितना बना रही, तो क्या एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, बिकॉज सेम सेगमेंट में एंगल इन सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल 2, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो अब ये जो 2 की वैल्यू है उसकी जगह मैं 3 रख दूं, प्लेस इट इन इक्वेशन 1, प्लेस इट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये 1 और 3 का जो सम है क्या वो AP भी है, 1 प्लस 3 क्या है, तो एंगल APB क्या हो गया, 90 डिग्री। That means if that is angle in semicircle is 90 degrees, so AB is diameter. बोलो बात समझ आई? That is angle in semicircle is diameter.
सो ए बी इज 90 डिग्री, तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी इज डायमीटर। एक और क्वेश्चन इसमें का था जो थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ही बढ़ा के किए थे, लेकिन वो उतना वैसा नहीं था। 14 क्वेश्चन देखो, 14 तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉर्ड थी और उस पर हमने AM डाला परपेंडिकुलर, जो उसके सेंटर से होके जा रहा, और यहां से हमने एक 90 डिग्री ले लिया और इसको भी 90 ले लिया, तो इसको मिला इतना, और साथ में इसको भी मिला, ये भी मिला हुआ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि x बताओ और y बताओ, जबकि ये 30 डिग्री है। अब ये मुझे बताइए कि जो DOC कितना हो सकता है, क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो COD कितना होगा, इसे कितना देखो, ये जैसे COD देखो बस, COD, तो ये Z बन रहा है क्या, ऐसे क्या बन रहा है, दोनों ही पैरेलल हैं, ये corresponding angles, if corresponding angles are equal then MC is parallel to OD, तो ऐसी वजह से ये और ये एंगल तो इक्वल हो गया, क्या ये भी 30 हो गया, अगर ये 30 हो गया तो तुम मुझे बताओ यहां से एक ऐसा एंगल बनाया गया जिसकी वैल्यू y है, तो y कितना, भाई अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल 30 है तो एंगल इन रिमेनिंग सेगमेंट विल बी हाफ ऑफ द एंगल, तो इसको मैं पहले 30 लिखूं, तो यहां से यहां भी बन रहा है, यहां से यहां भी बन रहा, तो y पता चल गया। चलिए इसका सलूशन देखिए कि एंगल AOM it is equals to angle AMC is 90 degree, but these are corresponding angles, तो अगर corresponding angles equal होते हैं तो क्या होगा, that is OD is parallel to MC, यहाँ तक बात हो गई। अब देखो इसका मतलब एंगल COD क्या होगा, OC, तो COD जैसे यहां पर लिखा है, तो COD किसके इक्वल हो जाएगा, OCM के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो COD is equals to OCM, that is 30 degree, but what is y, that is y is half of COD, ऐसा क्यों, y is equals to half of COD, that is angle in remaining, angle subtended by R, subtended by R in remaining segment is half of the angle, subtended by it at center, यहां तक की बात समझ में आ गई, तो फिर y कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 30 डिग्री, दैट इज y इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। अब तुमको दो कंस्ट्रक्शन और करने पड़ेंगे, एक BO को ज्वाइन करो, और साथ में एक और काम करो, तो ज्वाइन BO एंड AC। अब जरा देखो, जो OBC है वही OCB भी होगा, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि OB और OC इक्वल है,
और रेडाई अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं या दो लेग्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल। नाउ ज्वाइन करने के बाद OB इज इक्वल्स टू OC, दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। इस वजह से O अभी देखो दैट इज इक्वल्स टू एंगल OBC। अब किसके इक्वल हो गया? एंगल OCB, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ASP लगा दो, OBC में ASP लगा दो, ये 30 हो चुका है, ये एंगल कितना आ चुका है 30, क्योंकि ये 30 30 ये भी 30 हो गया। सो इन ट्रायंगल OBC, तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC, इट सम्स अप टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। जबकि OBC भी 30 है, OCB भी 30 है, तो बोलो BOC कितना हो गया? BOC की क्या वैल्यू हो जाएगी? 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि BAC कितना होगा? ये देखो, ये अगर किसी सर्कल में BC कॉर्ड में, कॉर्ड भी बना सकती है, कॉर्ड भी एंगल सबटेंड कर सकती है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड भी चलता है, आर्क भी चलता है। तो यहाँ ये कर रही है, यहाँ ये कर रही है, ये 120 है, तो ये कितना हो गया? 60। ये बात समझ आ गई? अब जरा देखिए एंगल BAC क्या हुआ? इट इज हाफ ऑफ एंगल BOC। रीजन कौन सा हो जाएगा? दैट इज सेम वही रीजन लिख लीजिएगा कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इट इज इक्वल्स टू एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ तक समझ में आ गई आपको कि ये कितना हो गया? अब मुझे बताओ कि दो ट्रायंगल तुम्हारे पास हैं, तो इन ट्रायंगल AMB, ठीक है, AMB और AMC में तुमको क्या ऐसा लगता है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड? तो अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो क्या होगा कि OM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। इसलिए BM is equals to CM, this implies BM is equals to CM, और एंगल AMB क्या है? AMB it is AMC each 90 डिग्री। ये तो, और एक चीज बताइए, क्या AM इसमें कॉमन है? अगर AM इज इक्वल टू AM कॉमन हो गया अविश, तो बोलो ये कॉन्ग्रुएंसी किस क्राइटेरिया पर आधारित होगी? बोलो SAS, क्योंकि S A और आपने इसको इसके इक्वल कर दिया, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? That is triangle AMB is congruent to triangle AMC by CPCT क्या हो गया? That is BAM, it is equals to CAM, angle BAM is equals to angle CAM, और दोनों ही अब x हो गए, और BAM plus CAM की यहाँ वैल्यू क्या दी है? यहाँ देखो जरा, BAC कितना दिया गया था? क्या हाफ ऑफ 120 डिग्री दिया गया था, देख लो BOC, तो दैट वाज इक्वल टू
ये 60 डिग्री हो गया था। ये पूरा एंगल कितना हो गया था? यदि ये 120 है तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि एंगल BAC इज 60 डिग्री। व्हाई? दैट इज प्रूव्ड अबव। तो ये किसका सम है? दैट इज इट इज इक्वल्स टू BAM प्लस CM, BAM प्लस CM इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दोनों को ही आपने x मान लिया है। तो 2x की क्या वैल्यू हो गई? 60 डिग्री। इससे क्या पता चलता है? x की कितनी वैल्यू हो गई? 30 डिग्री। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स निकालिए। सर अगर हम O के मान यानी जो OD है उसको और एक्सटेंड कर ले यानी OD को इधर की ओर हाँ हाँ इतना हाँ इतना ही ना? हाँ सर। चलो इतना हुई फिर F लेंगे O पॉइंट FD इज पैरेलल टू BC लेंगे। अच्छा ये कर दिया। FD इज पैरेलल टू BC, बिल्कुल सही। अब फिर उधर की वो 90 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे और दूसरे ट्रायंगल में किसमें लगाओ बताओ, आके बता दो जरा, क्योंकि इनकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। सर ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो ये 30 डिग्री निकल गया था। ये 30 तो है ही है। हाँ तो इसका 60 डिग्री ये आंसर, चलो ये 30 हो गया। इसका 60 डिग्री आंसर निकल जाएगा। ये हाँ कैसे बता जरा? ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस ट्रायंगल के बीच में इन दोनों का सम 90 होगा। ये तो 90 है तो हाँ। इनका सम 90 होगा। हाँ ये 60 निकल गया। ये कैसे 60 निकला? जब इस एंगल और इस एंगल का सम 90 होगा तो इसका नहीं सम 90, ये तो इसके साथ वाला है, अपोजिट का सम। इस ट्रायंगल में बता रहा हूँ OMD ये ट्रायंगल हो गया। ओ इधर यानी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जी चलो हाँ बोलो। इस ट्रायंगल OGD ये OGD लिया मान लो। हाँ हाँ ये एक्सटीरियर एंगल हो गया उसका। हाँ, ये किसका सम होगा? हाँ तो ये 30 और इस एंगल ये लेकिन 30 नहीं है ना? तो निकला ना इधर 30 ये 30 हो जाएगा फिर 30 तो ये है, हाँ वही 30 बोल तो रहा हूँ। उसको नहीं ले सकते इधर वाले से। ये हो गया। फिर ऐसे 60 निकाल फिर ये कंप्लीट एंगल मिलेगा फिर कर सकते हैं, लेकिन ये 30 है, ठीक है ना? इसी तरह से एक बुक से एक्सटीरियर एंगल में चलो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि सिंपल मेथड जो ये साफ सुथरा मेथड है, इसमें चीजें समझ में आ रही ना। यही चीज कल बहुत उलझ गया था, वो चीज सही नहीं। अब अगला देखो, पहला सवाल सरफेस एरिया। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम इट इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ सिस्टम। ये बुक का ही क्वेश्चन है क्या? मुझे तो लगता है सिलेंडर नहीं है सर। ठीक है। सिलेंडर है आपके में कि नहीं है? नहीं है। कौन कौन से शेप है? स्फीयर है, हेमिस्फीयर, स्फीयर, कोन, बस 3 है। ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। ये वाला है। A small indoor cuboid भी नहीं, diameter of base of cone। थर्ड सवाल करो। वरना इसमें 8 एक्सरसाइजेस दी पहले। चलो अब देखिए, तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन रिद्धि
डायामीटर कितना दिया इस कोन का, इट इज 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 10 है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, स्लैंट हाइट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, और ये 10.5 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया का इसका क्या फार्मूला होता है? पाई आर। तो इसका हाथ निकाल लो, इट इज d/2, तो 10.5/2 सेंटीमीटर, और CSA ऑफ कोन इट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। जब तक कहाँ न जाए तब तक 22/7 लो, और आर कितना आ गया 10.5/2, एल कितना है 10 है, 7 से आसना इसको काटेंगे कितना आएगा, ठीक ठीक बताओ साची। 1.5। अब दो लोग एक ही आंसर बता, सही सही बताया आपने। 1.5 आ गया, 2 से इसको काटो तो 10 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, तो चौथा भी नहीं है, पांचवा देखो, दैट इज रिवॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन काम का है। फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर, सर हाँ 165 वाला चलेगा, 2 से 22 कटेगा तो लगेगा। अरे गलती कैसे हो जाती है, ठीक है। A right angled triangle is revolved about 12 सेंटीमीटर। देखो 12 सेंटीमीटर तुम अगर यहाँ लोगे, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो 13 तो हमेशा ही इसका हाइपोटेनियस ही होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इधर की तरफ तो 13 कभी आ नहीं सकता, तो यहाँ 13 है, और इधर कितना आ गया, और तुमने किसके अबाउट रोटेट किया बताओ जरा। इसको तुम बस पकड़ के घुमाते रहो, तो क्या कोन जनरेट हो जाएगा, कोन ही तो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इससे कोन कौन सा जनरेट होगा, ऐसा जनरेट होगा, और नीचे भी इसी तरीके से घूमता रहेगा, बस ऐसा कोन जनरेट हो जाएगा, बस घुमाते रहिए। ये जबकि इसकी रॉड है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ओके फाइंड द वॉल्यूम। चिकित्सा ये मुझे बताओ कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसमें सारी वैल्यू डालिए, into 5 square into 12। सही है, क्योंकि ये हाइट हो गई, तो एच कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 3 से इसको कट कर दो, 22 4 जा 88 और 25, तो 25 8 जा 200, और 25 8 जा 200, 200 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 220, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 से डिवाइड, कितना 2 2 0 0 बाई 7 तो कट ही नहीं पाएगा ना। सर इसमें पाइप की वैल्यू ना लिए सीधा 100 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने कहा। एक और भी मेथड ये बताना है, 1/3 कर दिया, पाई पाई रहने दिया, और 5 स्क्वायर इंटू 4, बुक में यही आंसर है, कई जगह ये दिया है। ये कितना हो गया 25 4 जा कितना होता है 100, और 100/3 पाई सेंटीमीटर। सर वहाँ पे सर 12 3 से कटा तभी 12 कहाँ, 4 है। अच्छा 3 से कट गया, ये तो बहुत गलती हो गई। नाउ अब ये 4 आ गया, तो कितना हो जाएगा 100 पाई। सही है, चल
5th क्वेश्चन हो गया। 6th देखो, सिलेंडर तो नहीं है। 7 देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर। 8 देखो, 8 सर्कुलर वेल। जो टाइम बचेगा उसमें हेरॉन्स फार्मूले कुछ सवाल कर। हेरॉन्स फार्मूले का दिया हुआ है ना आपको, ठीक है। द जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस। कुछ बुक के भी क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छे सवाल हैं, मैं बुक के भी करा दूंगा। जोकर्स कैप किस तरीके की है? इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 एंड हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से लंबी होती है, हाइट उसमें ज़्यादा होती है, बात ध्यान रखिएगा, और बेस बहुत छोटा होता है। जोकर की कैप अलग ही होती है, ये चीज़ छोटी होती है। दैट इज 7 सेंटीमीटर बेस रेडियस है, और वर्टिकल हाइट कितनी है? ये 24 सेंटीमीटर। तो एच है 24 सेंटीमीटर, जबकि बेस रेडियस, एच को थोड़ा बड़ा बनाया करो अनुष्का, बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच। तो इसका हमें ऐसे 10 टोपियां बनानी है जो जोकर की होंगी। तो अब कितनी शीट चाहिए? तो बोलो, बताओ अनुष्का कैसे करें? सी एस ए निकालेंगे, वो नीचे से तो खुली होगी। तो दैट इज सी एस ए ऑफ 1 कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई आर एल 1 कैप के लिए इतना कर दीजिए। तो दैट इज 22/7 इंटू 7। अच्छा, एल तो अभी निकाला ही नहीं है, तो एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। That is 7 square plus 24 square, 49 plus 5 76, that is 625 का रूट ले लो। तो L कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ रखो 25, ये इससे कट गया, that is equals to कितना? 550 आ गया। दिग्विजय, इसके आगे हम क्या करेंगे? इतना तो आ गया, आगे क्या करो? 10 into 10, यही नहीं करना है। That is now ये CSA of 10 का अपने में से यही चीज क्या CSA of 1 कैप में into 10 कर दोगे, तब तो गलती हो जाएगा सवाल। फिर क्या लिखोगे? CSA of 10 कैप it is equals to paper required for 10 caps, it is equals to 550 into 10, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द पेपर रिक्वायर्ड। 10th क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून। एक स्फेरिकल बैलून है जो बढ़ गया है, और पहले 7 था, लेकिन जब इसको इन्फ्लेट किया गया तो अब इसका रेडियस कितना हो गया है? 14 सेंटीमीटर हो गया है। तो आपको ये बताना है कि सरफेस एरिया में कितनी बढ़त हुई है। व्हाट इज द इंक्रीज इन या रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। तो इसको तुम R1 मान लो और इसे क्या मान लो? R2। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 और दैट इज स्फीयर 2। सरफेस एरिया ऑफ, सिर्फ रेशो निकालना है बस, S1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ S2। सांची फार्मूला बताओ सरफेस एरिया। 4 पाई R1 स्क्वायर और 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, और R1 R2, R1 7 है और ये कितना है? 7/14 का होल स्क्वायर। पहले मत काट देना, बाद में कट करना, ठीक है। तो ऐसे करके किया जाता है। तो दैट इज 1/2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? 1/4। अगर रेडियस डबल होता है तो सरफेस एरिया 4 गुना हो जाएगा। अगर
अर्थ का रेडियस मून से 4 गुना है, तो अर्थ का सरफेस एरिया मून का कितना गुना होगा? इफ अर्थ्स रेडियस इज 4 टाइम्स देन द रेडियस ऑफ मून, तो क्या आप मुझे बताएंगे, बुक का ही क्वेश्चन है, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, तो अर्थ का सरफेस एरिया मून के रेशो में क्या होगा? बोलो। 4 pi r square upon अच्छा वैसे करना चाहिए, 4 पाई आर ई स्क्वायर, वैसे कर लो, चलो ठीक है, आपकी बात भी सही है, और 4 पाई आर एम स्क्वायर, आर ई बाई आर एम। तो अब मुझे बताओ आर ई की जगह क्या रखोगी? 4 आर एम, यहाँ तक ठीक है? तो मैंने कट कर दिया, तो ये 16/1 होगा। अगर अर्थ का रेडियस मून का 4 गुना है, ये अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ का रेडियस मून का 4 गुना है, तो उनके वॉल्यूम का क्या रेशो होगा? बोलो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का क्या रेशो होगा? फार्मूला ही सही करें तो फार्मूला ही बता दीजिए। 64 अच्छा ठीक है, 4/3 पाई आर ई क्यूब और अपॉन 4/3 पाई आर एन क्यूब, यहाँ तक ठीक है? वॉल्यूम का रेशो क्या है बताओ? यही होता है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, और आर ई बाई आर एम, तो इसका क्यूब कर लो, लेकिन आर ई कितना है? दैट इज 4 आर एम, रेडियस ऑफ अर्थ ये है, दैट इज इक्वल्स टू आर एम, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए? क्यूब, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 64/1। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, देता है वो कुछ और, वो कहता है डायामीटर, देगा डायामीटर ऑफ अर्थ, इट इज 4 टाइम्स डायामीटर ऑफ मून। ये डायामीटर ऑफ मून है, तो आप क्वेश्चन क्या देगा बोलो? डायामीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स डायामीटर ऑफ मून, तो तुम दोनों में 2 से डिवाइड करके ये बना देना। बुक में रेडियस नहीं दिया है, बुक में क्या दिया है? साइज दिया होगा, डायामीटर दिया होगा, तब तुम दोनों में 2 से डिवाइड करोगी, 2 से डिवाइड करते ये आ जाएगा, फिर से ये कर लेना, ये कर लेना, इन दोनों में क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 नंबर का ये हमेशा से आता है, ठीक है? चलो आगे की बात करो। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनके सरफेस एरिया में भी हुआ है। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ कोन। ऐसा भूसे का ढेर है, भूसे का नहीं, व्हीट का है। whose diameter is 10.5 मीटर, 10.5। इसका डायमीटर क्या है? 10.5 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट इतनी नहीं होती, गेहूं इतना नहीं ऊपर उठता है, गेहूं इतना ही उठता है, 3 मीटर। सोचो कितना बड़ा पूरी फसल है उसकी, इतना तुम यहाँ से यहाँ तक देख लो, ये 7 मीटर है, तो 10.5 मीटर का मतलब कितना बड़ा गेहूं का ढेर है, और 3 मीटर ऊंचा, ये 3 मीटर इतना ऊंचा, और इस कमरे से बाहर जा रहा है इतना सारा गेहूं, पूरी फसल हो गई उसे। अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि इसका वॉल्यूम बताओ, और इसको वो कवर करना चाहता है, रेन से बचाना भी चाहता है, तो कितना कैनवास नीडेड है, दोनों चीजें पूछा। तो पहली चीज आशना, मुझे ये बता दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ व्हीट या कोन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 पाई की क्या वैल्यू लेनी है? 22/7। आर कितना है? d/2।
दैट इज 10.5/2 कितना मीटर। इसको ऐसे ही निकलोगे तो कट ही जाएगा, क्यों यहाँ पे फ्रैक्शन बदलना। तो 10.5/2 आर रखा, लेकिन आर का स्क्वायर किया। एच कितना है इनटू दिस इज इक्वल्स टू 1/3 22/7 10.5/2 into 3 2 से कटा ये 11 7 से कटा 1.5 3 से कटेगा आशना कितना आएगा 3 काट सकते 3 से 3 काट दो। चलो अब 11 से मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 16.5 और 10.5। अब इनका मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, जबकि 2 भी नीचे है ना, अभी 2 नीचे बच गया। मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आया 840। कैसे 840? 2 से डिवीजन भी कर दिया और लोग आने दो। 5 और 5 पर मल्टीप्लाई करके तुम्हारे में 0 आया। कैसे आया होगा ये? कहाँ गलती की होगी तो आया होगा, समझ में नहीं आ रहा। Sir, 173.25. हाँ 173.25 को 2 से डिवाइड करो तो दैट इज 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 2 5 दिस मच मीटर क्यूब। उसके पास कितना सारा गेहूं है 86 मीटर क्यूब। सोचो 1 मीटर क्यूब इतना होता है, ये 1 मीटर 86 मीटर क्यूब गेहूं उगा डाला। अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी को करो। अब इसको कैनवास से प्रोटेक्ट करना है। सो एरिया ऑफ कैनवास, साची एरिया ऑफ कैनवास नीडेड, बताइए टू कवर, क्या फार्मूला लगाओगी? IRL. Yes, that is CSA of cone, that is equals to pi RL, that is 22/7 into 10.5/2। और L क्या? L अभी निकाला है हमने, नहीं निकाला है तो L भी पहले निकालना पड़ेगा साथ में कि L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R तो यहीं से निकालो, कितना आएगा 5.25 मीटर, 5.25 का स्क्वायर और एच कितना है 3 का स्क्वायर। अब ये कितना आएगा इसको करो जरा, 5.25 मल्टीप्लाई करके बताओ। 29. हाँ बोलो। 29.4625. 4.625 आ सकता है इतना, यही होगा। फाइव पॉइंट टू फाइव 27 आया और 5625 27.56 सही। अब हम इसको ऐड करें तो दैट इज इक्वल्स टू 27.5625 और 9 और जोड़ दो तो दैट इज 36.5625। 9 7 16 ठीक है। सो 36.5625 आया है और इसका रूट ले लीजिए तो इधर ला दें। अब हम लोग क्या करेंगे 36.5625 का पेयरिंग करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। ये स्क्वायर रूट लो 6 6 जा डेसिमल के बाद की चीज उतारोगे तो यहाँ डेसिमल लगाओगे
इस 6 को इसके नीचे लिख लो और दोनों को जोड़ लो 12। यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, लेकिन बताओ अगर तुम यहाँ 1 भी लिखोगे तो क्या ये चला जाएगा? 2 डिजिट में जा नहीं रहा हो, अभी अभी उतारा तब भी नहीं जा रहा, तो एक 0 यहाँ लगाओगे और एक 0 यहाँ लगाओगे और अब 2 डिजिट और उतारोगे। तो मुझे बताओ क्या ये 4 टाइम्स में जाएगा कि 5 टाइम्स में जाएगा? 5 6 2 5 आया है, बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं जा रहा, 4 ही बार जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स में ले जाओ, 4 8 16, तो कितना आ जाएगा? दैट इज 9 0 और इसके बाद 8 आ जाएगा, 809 आ गया। डेसिमल लगा हुआ है, 2 0 बढ़ाओ, इसके बाद ये डिजिट ये जो भी है 04 तुमने अभी लगाया है, ये पूरा 04 इसी के नीचे लिख दो, तो कितना आ जाएगा? 1208। जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, तो 6 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? जरा 6 6 जा करो तो 36, 6 8 जा 48, तो 51, तो 51 ये पूरा आ गया, दैट इज 72, तो 6.046 आ गया। कितना आ गया? 6.046। ये बुक का ही क्वेश्चन है। 4 6 इतने मीटर हो गया। यही चीज को अब यहाँ मल्टीप्लाई करो क्योंकि हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज इक्वल्स टू 6.046। 2 से ये कट गया, 7 से ये कट गया 1.5, तो ये 1.65 आ गया और उसका किस में मल्टीप्लाई करना है? 6.046 में 1.65 को मल्टीप्लाई करो। 5 से हो गया, अब 6 से करो। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, तो 27, 6 6 जा 36, फिर 1 से करो 6046, तो कितना हो जाएगा? 0 9 9 6 15 7। अब कितने डिजिट है? 3 2 5 1 2 3 4 5 9 पॉइंट, यानी 9.97590 मीटर स्क्वायर। ये बुक में आंसर दिया होगा, बुक का ही क्वेश्चन है। सर बुक में हाँ? 6.04 तक ही लिया, 604 तक ही है। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज पॉपुलेशन। 12th क्वेश्चन तो क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड का नहीं करना है। 13th भी क्यूबॉइड का। अगले पेज पे आओ। 997590 99759 लिखो। अभी देखो 13 के आगे 14 क्वेश्चन देखो, 15 सिलेंड्रिकल। अब इसमें के तो इतने ही हैं, ठीक है, इसमें के इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए आप लोग हेरॉन्स फार्मूला वाला पेपर निकाल लो। ऐसा कोई है जिसके पास हेरॉन्स फार्मूले का पेपर नहीं है? नहीं है? बोलो, चेक करो, सबको दिया गया नहीं? सही है ना? 11 into 1.5 16.5 क्या 11 into 1.5 11 कहाँ है? सर 16.5 अरे ये तो बड़ी बड़ी गलतियां हो रही। 16.5 आएगा, तो फिर यहाँ डेसिमल नहीं आएगा, यहाँ डेसिमल। अब देखो
तुरंत बता दिया करो। क्योंकि 4-5 व्यूवर्स हर एक वीडियो पे हैं, इसका मतलब पता नहीं अमेरिका के हैं कि कांगो के हैं, कहाँ वो लोग सोचेंगे इनको इतना नहीं आता है। चलो हेरॉन्स फार्मूला निकालो। Find the area of triangular signboard whose sides are 5, 12 and 13. एक ये साइन बोर्ड कहीं लगा है, इसमें कुछ लिखा है स्कूल अहेड, ऐसे कुछ होगा। तो अब इस साइन बोर्ड का 5 सेंटीमीटर और 12 और 13 जो भी है वही है। वैसे तो इक्विलेटरल होता है, लेकिन कोई भी एक साइन बोर्ड ले लो, इसका एरिया आपको निकालना है तो आपको हेरॉन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा। A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सेमी पैरामीटर इट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बाई 2 तो कितना आ जाएगा 20, 25, 5, 30, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर तो सेमी पैरामीटर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 15 minus 5, 15 minus 12 और 15 minus 13 that is equals to 15 minus 5 that is equals to 10 and that is 3 that is 2। इन सबको मल्टीप्लाई करो। 15 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। 5 का 5 से जोड़ा बनाओ, 3 का 3 से, 2 का 2 से, सबको बाहर निकाल लो। तो दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी दी है 9 है, ये सही है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या ये इसके इक्वल होता है, और अगर हाइट है तो ये 90 हो गया। आप RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तब भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सही है। मान लीजिए मैं इसका बेस 2x मानूं तो क्या ये दोनों x हो जाएंगे, क्योंकि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर डाल दो किसी वर्टेक्स से, सही है, तो ये 2x हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। बोलो सही है। अब मुझे बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये लेंथ कितनी है बताओ 2x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरा कहने का मतलब है ABC और m लिख लो, दैट इज AM इज एल्टीट्यूड। किसका एल्टीट्यूड है ऑफ equilateral triangle, so it divides the figure triangle into two congruent figures, into two congruent figures। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन कौन से हो गए? ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम सी। ऐसा आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ, वरना आप प्रूव भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं करने के लिए। आर तो हाई है और एच हो गया, और देख एच ही हो गया, एस हो गया, आरएचएस। इससे तुम्हें लेना देना क्या? आरएचएस तो पड़ ही रहा सीधा सीधा। तो अब ये इसको अभी तुम एक्स मत मानो, बल्कि आरएचएस अभी हो गया कि नहीं? आर एच एस। और जब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगा दोगे तो सीपीसीटी से क्या करोगे? सो सी बाई सीपीसीटी बीएम इज इक्वल्स टू सीएम, इट इज इक्वल्स टू एक्स। इसको लेट कर लो, दोनों को एक्स लेट कर लो, तो अदर साइड बी ए 2x हो गई, सी ए 2x हो गई, तो बी ए इट इज इक्वल्स टू सी ए, और दोनों 2x हो गई। अब इसके बाद इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पता करो x कितना है। अभी तक पता किया कि नहीं किया? पता करिए। इन ट्रायंगल एबीएम, हाँ 3 रूट 3। अच्छा, तो इन ट्रायंगल एबीएम एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर लिखना। ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। ये सब लिखना पड़ता है, इलस्ट्रेशन के मार्क्स होते हैं। प्लस 81, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो 81 कितना हो गया? तो 81/3 कितना हो गया? तो 27 कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, तो x कितना हो गया? रूट लगा लो और 27 को तोड़ लो, जो जोड़ा है उसे बाहर निकाल लो। तो जैसा कि अभिनव ने बताया, x की क्या वैल्यू आ गई? 3 रूट 3 आ गई। अब जबकि ये आ चुका है, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस तो 2x है और हाइट कितनी है? पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बेस 2x है, हाइट 9 है, लेकिन 2 से 2 कट गया है, और x की वैल्यू क्या लिखोगे? 3 रूट 3 इंटू 9, जो कि 27 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है भाई, 2x में से 2 कट गया, x की वैल्यू याद आ गई। जब भी कोई फार्मूला छोड़ो तो वहां पर क्या लिख दो? उसकी वैल्यू। अगला सवाल देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रोहित इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला बताओ। कह रहा है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सभी साइड्स y y या a हैं, तो आप मुझे a की वैल्यू बता दीजिए। मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, तो वो आपको कितना एरिया बता रहा है? 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बस फार्मूला बता दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेट S इज इक्वल्स टू a प्लस a/2। सही। लेट साइड क्या है? क्योंकि अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो ये इसको प्रूव करने के लिए कि इसका एरिया रूट 3/4 स्क्वायर होता है, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो अब दैट इज S इज इक्वल टू 3a/2। कितने यूनिट्स? ये सेमी पेरीमीटर है। बात यहाँ तक तुमको समझ में आ गई? S तुमको समझ में आ गया। अब तुम क्या लगाओगे? जब भी ऐसा सवाल करो, तुमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, ये बहुत अच्छी बात है, इट इज योर जेंटल नेचर, लेकिन यहाँ में लिखना पड़ेगा यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। बात समझ में आई? इसके नंबर कट जाएगा। यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तुमको अल्वी की कॉपी दिखाऊं तो तुम हैरान रह जाओगी, हर एक छोटी चीज लिखती है।
मत समझ में आ गई बात क्या नहीं, वो छोड़ती ही नहीं है कोई भी चीज़ हो कहीं, तो ऐसे लिखती है। अब आगे का देखिए, एस तुमको समझ में आया आसना कैसे निकाला मैंने? अगर सबको ये ले लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसी पे क्या लगाइए, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला इज इक्वल्स टू, आसना बताना ये ठीक लिखा है कि नहीं ठीक लिखा है। ऐसा लिखते हैं लोग, ऐसा करते हैं बहुत, इनमें 3 बच्चे ऐसा करते हैं। जबकि यूजिंग हेरोन्स, ये फार्मूला है क्या कोई? एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और यूजिंग हेरोन्स फार्मूला क्या लिख देते हैं, वहीं से काट देता है टीचर। जाओ फिर से पढ़ना, ऐसा नहीं करना है, गलत कोई भी काम नहीं करो। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, it is equals to root s minus a, s minus c। अब जरा देखो, s तुम्हारा निकल आया है 3a/2, 3a/2 minus a, 3a/2 minus a और 3a/2 minus a, क्योंकि a b c तो वही है। ये बताओ 3a/2 minus a, अविश एलसीएम लो इसका, 2 इधर क्या लिखे हैं, उधर क्या लिखे हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। दैट इज इक्वल्स टू a/2, यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? तो दैट इज रूट पूरे पे लगाओ, यहाँ तक रूट आना चाहिए और यहाँ तक भी आना चाहिए, कुछ लोग रूट यहीं छोड़ देते हैं, ऐसी किसी भी चीज के लिए जगह नहीं है। तो रूट में 3/2 अलग से लिखो, a अलग से लिखो, इसके अंदर क्या आया a/2, 3 अलग से लिखो, a/2 इसके साथ लिखो, 3 अलग लिखा है, a/2 यहाँ लिखा है, इस पे a/2 लिखा है, इस पे क्या लिखोगे a/2 और इस पे क्या लिखोगे a/2। कितने a/2 हो गए? 2। तो दैट इज a/2 और a/2 के 2 जोड़े बने और √3, तो दिस इज a²/4 √3। रोहित यही बताने वाले थे, आपको मालूम होगा, हैरानी होगी, यही फार्मूला ये बताने जा रहे हैं। दैट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a²। ये एरिया किसका एरिया, कौन से ट्रायंगल का? एरिया ऑफ इक्विलैटरल, जिसकी सभी लेटरल का मतलब साइड्स, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज। अब मुझे बताओ कि ये अगर बता देते तो हमारा एक लाइन का सवाल था, क्योंकि 1 नंबर का ही सवाल है, लेकिन ये आएगा तो 3 नंबर का है। अब जरा देखो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है ये मुझे बताओ, कुछ दिया है क्या? यस, इसकी जगह अब तुम क्या रखने जा रहे हो, 9√3। ऐसा क्यों रखने जा रहे हो, क्या गिवन है? सही है, इट इज गिवन। अब देखो नाउ, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हेरोन्स फार्मूला नहीं पता होता है, फिर भी वो इस सवाल को कर लेते हैं। वो मैं बताऊंगा कि दिग्विजय कैसे करते हैं, लेकिन अभी तुम रोहित का मेथड देखो। √3 से √3 कट गया और 9×4 जा कितना आया 36, दैट इज इक्वल टू a²। तो a कितना हो गया, √36 इज इक्वल टू a, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, +-6 आ गया है, लेकिन तुम्हें माइनस नहीं लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इससे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सही है। अब तुम दिग्विजय का मेथड देखो, दिग्विजय क्या करेंगे, हर साइड को a ले लेंगे और हट से इस पे ये लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर और दिखा देंगे भाई ये भी a/2 है, ये भी a/2। सही। चलो अब तुम मुझे
मुझे बताओ कि ये a है और ये a/2 और h तुमको मालूम नहीं, सभी साइड को a लिया है, ठीक है, क्योंकि हेरॉन्स फार्मूला वो तो किसी मैथमेटिशियन ने बनाया होगा, हम लोगों को क्या पता है कि कोई फार्मूला होता है, क्या मालूम। शुरू में जब मान लो हम लोग स्टोन एज में होंगे तब कैसे करते होंगे ये सवाल, जरा सोचो। ऐसे करते। अब फार्मूला लगाओ, बताओ ये दूसरा मेथड है h² प्लस a/2², ये कितना हो गया बोलो, है आसान। a/2 तो मैं समझ में आया कैसे किया गया, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये बताओ क्या तुम ऐसा लिखना चाहते हो, ये सही है, ये उधर करके स्क्वायर भी कर दिया है, लेकिन यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4a² लिखो, यहाँ a², तो क्या तुम मुझे बताओगे कि h² की क्या वैल्यू होगी, तो h की क्या वैल्यू हुई, √3a²/4, जो बाहर निकल सके आसानी से उसी को बाहर निकालना है, और जो ना निकल सके अंदर छोड़ देना। क्या क्या बाहर निकल सकता है, a/2 निकल सकता है, लेकिन √3 निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। अच्छा अब तुम बताओ, सिर्फ ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो क्या लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना लिया है तुमने a, और हाइट कितनी आ गई बताओ जरा, a/2√3। तो अब इसमें देखो a² आ गया और 4 और ये √3 स्क्वायर यूनिट्स। तो तुम्हें रोहित का मेथड अच्छा लगा कि दिग्विजय का, जिसका भी अच्छा लगा वो अपना लेना। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose बेस एंड एल्टीट्यूड्स। अब एक कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें बेस और एल्टीट्यूड दोनों दिया है, दिग्विजय बता दो इसका आंसर। इस क्वेश्चन में तो फंस गए, वो आप ही को बताना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालनी इसमें, ऐसा ट्रायंगल बता रहा है, देखो जरा, कह रहा है ये बेस है और ये एल्टीट्यूड। बेस की वैल्यू कितनी दे रहा है, 8 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। दिग्विजय क्या तुम मेरी कुछ हेल्प करोगे इस सवाल को करवाने में, हमें इसका एरिया नहीं पता चला, बताओ कर दें। So area is equals to area of triangle, it is half into base into height, तो 8 into 5 तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, 5th क्वेश्चन, that is if the isosceles triangle has area 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एरिया दिया है, क्या दिया है, ये दोनों इक्वल हैं और हमें इसकी क्या पता करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। यानी आपको ए बी सी दिया, ठीक है, और इसमें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का एरिया दे दिया। इन दोनों को तुम ए ले लो और इसको बी ले लो, और तो क्या कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल है, अभी तो पूरी बात की नहीं, सवाल ही गलत बना दिया। राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल हो और आइसोसेलेस हो, ये देखो, तो ऐसे में ऐसा ट्रायंगल राइट है और आइसोसेलेस भी है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एक्स एक्स एंगल सेम एंगल होंगे, और एएसपी लगा दो तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। बोलो बात समझ आ गई। हमें उन सबसे मतलब नहीं है, हमको मुझे बताओ कि यदि ये ए है और ये ए है तो ये कितना होगा। अभी ना बताओ, ये आप बताइए, हमको पता नहीं है तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ये दोनों ए है तो ये कितना होगा, आप बताओ। 2a²। यही चीज है, ये बहुत अच्छी बात बताइए। देखो ये कैसे बता लेती हैं,
कि मान लो अगर कोई स्क्वायर हो, ये आप लोग भी समझ लो, ये सिर्फ अभी तक अनुष्का जानती नहीं, कि अगर ये a है और ये a है तो ये पाइथागोरस लगा के झट से a√2 निकाल लेती हैं। और ये भी जानती हैं कि अगर a साइड का क्यूबॉइड हो, क्या चीज हो, ये देखो, तो इसमें यहां से यहां तक आने वाली लकड़ी किस लेंथ की होगी। मेरा कहने का मतलब है कि या यहां से यहां तक रख लो लकड़ी, इस कोने से उस कोने से, एक्सट्रीम कोने है कि नहीं, अपोजिट, एक आगे एक पीछे। तो देखो अनुष्का के करने का तरीका कितना मार्वलस है, यही जस्ट मैं बताना चाहता हूँ। ये जानती हैं कि अगर क्यूब होगा तो ये a√3 होगी, और अगर स्क्वायर होगा तो a√2 होगा। ये कैसे किया वो मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये दोनों a हैं, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, मैं दोनों समझा दूंगा, ये समझो पहले। ये देखो, दैट इज ABC, चेक करो, इन ट्रायंगल ABC, बताओ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर। तो मुझे बताइए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बताइए, AC स्क्वायर। तो AC किसके इक्वल होगा, ये बताओ, √2A स्क्वायर, सही है। √2A स्क्वायर का क्या मतलब है, A बाहर निकला, a√2 बन गया AC। यहां तक समझ आ गई बात। अब अगर मान लो ये एक क्यूब है, तो ये A है और ये A है, तो बोलो ये कितना निकाल लिया अनुष्का ने, क्या a√2, क्योंकि ये सब जो भी क्यूब की हर साइड नीचे 90 होगी। क्यूब में तुमको मालूम है कि नीचे हर चीज 90 होती है, तो बोलो डायगोनल कितना निकाल लिया होगा। ये तो दिखा तिरछा रखा, वरना क्यूब क्या ऐसे होगा, बिल्कुल 90 पे होगी हर चीज। a√2 और ये, क्या ये भी तुम्हें लगता है कि ये भी 90 है, तो अगर ये 90 है और ये पूरी लेंथ है क्योंकि क्यूब ही ये लेंथ का है, तो ये और यहां से इन्होंने इसको मिलाया, ये भी तो अपोजिट एंड ही है, इस एंड से इस एंड को मिला लो, चाहे इस एंड से इस एंड, सही कि नहीं। तो मुझे बताओ अगर अनुष्का इस पे फार्मूला लगाती है तो कैसा फार्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू, इसे a और b मान लो, तो a स्क्वायर प्लस a√2 का स्क्वायर, दैट इज ab स्क्वायर। जिगिसा समझ में आई बात तुमको, भाई इनसे ये निकाल लिया, जैसे ये निकाल लिया, तो a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर है, चेक करो जरा इसको, तो ये मिलके कितना हुआ, ab स्क्वायर या 3a स्क्वायर, इट इज ab स्क्वायर, और अगर रूट ले लिया तो a√3, तो सही है। मेरा कहने का मतलब है 3/3, ये 3 होता है, 3/3/3 का कमरा है, और मैं यहां से यहां तक की एक लाठी रखना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझे बताओगे उस लाठी की लेंथ क्या होगी, करेक्ट, तुरंत इन्होंने बता दिया 3√3। इसी को तो इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसे इनकी बहन रसिया नहीं गई है, इसीलिए मैंने कहा 3/3/3 का कमरा है और यहां से यहां तक लाठी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत तिरछी नजर से, बाय द ग्लांस ऑफ आई, देखा a√3 3√3। देखो है दिमाग कैसा, ये चीज है। 3/3/3 का कमरा है, तुम यहां से वहां तक लाठी रखना चाहते हो, एक ही साइड में 3/3 की वॉल है, एक कमरा, तो कितनी लाठी की लेंथ होगी, 3√2, तुरंत बताया। हर चीज मतलब इनकी जर्मनी से मिलेगी, रसिया से, इंडिया से कुछ नहीं मिलता इनका। यहाँ तक कि टोपी भी फ्रेंच है। आगे देखो, अगला सवाल देखो, हमारा कहना है, यहाँ तक बात पहुंच गई है कि तुम्हारी तीसरी साइड कितनी, बोलो, चलो हमको क्या करना है, एरिया दिया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पहले तो एरिया का फार्मूला बताओ, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल 8 में। हाँ जी किशा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करोगी, बताओ जरा। बहुत अच्छा, देखो इसी ब्रेन की मुझे बहुत दिनों से तलाश थी
इन्होंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे दिमाग को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अभी वेट करो इनके मरने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं, आइंस्टीन का दिमाग लोगों ने काट लिया 1000 लोगों ने, और वो बेच रहे हैं अभी तक। जो ऐसे ब्रेन से इनको प्रिजर्व करना होगा। इतनी बड़ी बात इन्होंने कही, दिमाग लगाया होगा, कैसे कर दिया इन्होंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अब अगली लाइन बोलो जिगिशा। half into करेक्ट, दैट इज 8 इज इक्वल टू, हाँ बोलो बोलो, half into a into तुरंत ही सब चीजें जानती हैं। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बोलो ए कितना हो गया? ए समझ में आ गया? यदि तुमको ये समझ में आ गया तो तुम पेरीमीटर बताओ। मनी मन में कैलकुलेट कर दो, इनाम दूंगा। 8 plus 4 root 2. 8 प्लस 4 रूट 2, ठीक ही बताया। कॉमन लेके बताओ जरा। 4 ब्रैकेट में 2 plus root 2. सही, चल अब हम इस चीज को कर दें, ठीक है। ये देखो बात तो सही है, इन्होंने ए क्या किया है, ए तक तुम लोग समझ गए। इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, 2 नंबर का सवाल है, एक पाइथागोरस लगानी पड़ेगी और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। इतनी तुम्हें बात समझ आ गई? अब बताओ, ये 4 ये 4 ये 4 रूट 2, तीनों को जोड़ो तो पेरीमीटर आ जाएगा कि नहीं? सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर लिख के छोड़ दो। सेंटीमीटर दिया है क्या? ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a plus a रूट 2, तो दैट इज 4 plus 4 रूट 2। यदि 4 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या आ जाएगा प्रियांशु? 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर, पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ये त्रिभुज का परिमाप है। अगला सवाल देखते हैं। सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे डाउट, आप पूछो। दोनों साइड इक्वल है तो सर एक साइड हमें दिया है 14 सेंटीमीटर और वो पूछ रहा है कि दोनों साइड निकालो और प्लस एरिया भी निकालो। दोनों साइड इक्वल, ये दिया 14 क्या? हाँ हाँ तो निकल है, तो इसमें क्या? चलो अब देखो, नेक्स्ट इज आप लोग एरिया निकाल के हमको तब तक बता दें, अब इनाम भी मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि यही चीज है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? यस सर। और ये 14 सेंटीमीटर है। आपका एरिया आ जाता तो मुझे बता दीजिएगा। ये ए और ए, एरिया ही पूछा गया तो बहुत आसान है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज फाइंड एरिया, ये क्वेश्चन है। इट इज 14 स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, इट इज 196 तो a स्क्वायर, इट इज 196/2 तो 2 9 18 और फिर 16, तो a कितना आ जाएगा? रूट 98। लेकिन रूट 98 का क्या करोगे? 49 इंटू 2, 49 तो बाहर निकल आएगा लेकिन 2 फंसा रह जाएगा। सही है? 7 रूट 2 और 7 रूट 2, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा बताओ? बेस भी 7 रूट 2 और हाइट भी कितनी है? सही है? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? और 7 इंटू 7 क्या होता है? तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? अगला सवाल देखो। सर इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज कर सकते थे क्या? ये पाइथागोरियन रूट में नहीं होते हैं। चलो ठीक है।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x यही होते हैं किसी के, उसमें रूट आता नहीं है। चलो अगला सवाल देखो, 6:40 तक क्लास है आज, इसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। चलो, द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम दिया गया है रिद्धि एंड द हाइट इज 19 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इफ वन ऑफ साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। देखो ऐसा दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड द हाइट ऑफ टू पैरेलल साइड्स, एक ये है और दूसरी कुछ भी हो सकती है, ये लंबी भी हो सकती है, ये आइसोसेलेस नहीं है, बस एक ट्रेपीजियम। अच्छा इसकी हाइट कितनी है, ये कितनी बोलो, क्या ये 19 सेंटीमीटर है? चलो फाइंड द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो ये ए ले लो और ये कितनी ले लो, बी ले लो, दैट इज ए बी सी डी। अच्छा ये कहा गया है इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, और यहाँ से भी इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। कह रहा है कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, सही है। तो अब देखो यानी जो बी है वो a प्लस 4 है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अभी थोड़े दिन पहले मोशन चैप्टर में अनुष्का तुमको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला बताया गया था, उसको बताओ। भाई अब रोम्बस का बताने लगती हो, आपको सब कुछ याद रहता है एक ही साथ, इसमें तो दिक्कत हो जाती है। आप D1 भी बता रही हो, D2 भी बता रही हो, हाँ बोलो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यही हमने मोशन में इस्तेमाल किया था। क्या किया था बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है कि नहीं? छोटी क्लास में कभी 7th में पढ़ाया गया होगा, हमने तो पढ़ाया है बच्चों को इसलिए पूछा। इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, देख लो हाफ इंटू ए प्लस बी और इंटू एच, बोलो भी कुछ कुछ याद आ रहा है साची? ऐसा होता है ना फार्मूला। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, बी की जगह क्या रखोगी, a प्लस 4 हाइट की जगह, और लेफ्ट में क्या रखते हैं बताओ, लेफ्ट का नहीं बता रही हो, 475। तो अब इसे कैलकुलेट करो और ये मुझे बताओ कि 475 इज इक्वल्स टू, इंटू 2 कर लो, 2 उधर ले जाओ और 19 को नीचे ले आओ, तो वहां पर देख लो a प्लस है 2a प्लस 4, आप उधर ले गए तो 2 हो गया, 19 नीचे ले गए तो क्या लिखोगी 2a प्लस 4। क्या 19 से कट सकता है क्या? ऐसा नंबर क्यों दिया? 19 2 या 38, फिर क्या हुआ 19 पड़ा 95, नाउ इट इज 25, तो दैट इज 50 माइनस 4, इट इज 2a। a लिखते समय रिद्धि सावधानी रखें, 9 नहीं लगना चाहिए, ठीक है? वैसे तो आप बहुत केयरफुल हैं। दैट इज a कितना हो गया 23, और फिर ये सेंटीमीटर में तो लिख लो a इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। क्या यही पूछा गया है रिद्धि की कुछ और पूछा गया है? बताओ। लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड, b भी निकालो, तो b क्या हो जाएगा a प्लस 4, तो a कितना है 23 प्लस 4
तो 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए जी किशान। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose each side is half the side of given triangle। सही है? तो whose each side, ध्यान दो, चल क्वेश्चन नंबर 7 में करा रहा हूं। देख लो, कुछ चीजें मैं आपकी आसानी के लिए बता दे रहा हूं। ये दो ट्रायंगल हैं, ये a/2 है, ये b/2 है, ये c/2। इसका एरिया मैं आपको दे रहा हूं, इसका एरिया a है, इसका एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose each side is half of the given triangle। सही है? लेट इसको ट्रायंगल 1 कह दो और इसको क्या कह दो, ट्रायंगल 2। ओके, तो क्या लिख दें कि लेट एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 इज ए एंड इट्स साइड्स क्या है, आर ए बी सी। साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल यानी ट्रायंगल नंबर 2 आर क्या क्या हो जाएंगी, a/2, b/2 और c/2। अच्छा, अगर ये सब साइड्स हैं तो क्या आप मुझे बताएंगे इट्स एरिया ए को क्या मैं ऐसा लिखने की मुझे कुछ सुविधा है? ऐसा मैं लिख सकता हूं? ये तो लिख ही सकता हूं, ए लिख दिया, गिवन है तो लिख दिया। तो तुम दूसरे की बात करो, तो दूसरे के केस में तुम s कैसे निकालोगे? अब s नहीं निकालोगे, यहाँ तुमने s निकाला तो इसे तुम s1 बोलो। सही है? क्या बोलोगे? कुछ अलग नाम लो, s1। वो क्या होगा, a/2 प्लस b/2 और प्लस c/2/2। इसकी बात कर रहा हूँ, 2 वाली। आप s2 लिख लो सेकंड वाले के। सही है? और उसको सिर्फ s लिखते रहो। ठीक, देखो सब कुछ लिख दिया। हाफ कॉमन ले लो। हाफ अगर तुमने कॉमन लिया तो दिग्विजय, अंदर क्या बचा? अब बताओ, अगला स्टेप बताओ दिग्विजय। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते दैट इज हाफ तो हाई है, ठीक है, ये नीचे ही दोनों 2 पहुंच गए, ऐसा ही कहना चाहते हैं? ऊपर की चीज तो स्लाइड हो जाती। और ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस c/2। सही है? मेरा कहने का मतलब है जो तुम्हारा s2 है उसको तुम हाफ इंटू s तो नहीं बोलना चाहते, क्योंकि पहले वाले फिगर में s की क्या वैल्यू है, यही है। देख लो, हाफ तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बाकी इंटू में हमने ऐसे लिख दिया। ये एक ही चीज है, वो नीचे पहुंचा के से उसी जगह s लिखा है। s क्या होता है इसका, a प्लस बी प्लस c/2। बोलो ना, उसका यहाँ तक सही है? अब हम एरिया निकाल रहे हैं अपने ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इट इज रूट, क्या क्या लिखोगी बोलो, s2 माइनस a/2। फिर क्या लिखोगे, s2 माइनस b/2 और s2 माइनस c/2। तुम्हें s2 अच्छा ना लगे तो वहाँ कैपिटल s और इसमें स्मॉल s कर लो, अगर s2 से उलझन हो रही, लेकिन है वही चीज। सही है? अब s2 की जगह क्या लिखोगे, यहाँ देखो, s/2 माइनस a/2, s/2 माइनस b/2 और s/2 माइनस c/2। आगे की बात देखो, ये बताओ कि रूट के ही अंदर 4 1/2 हैं, हाफ इंटू s लिख लो। क्या पहले वाले से तुम हाफ बाहर निकाल सकते हो और दूसरे वाले से भी हाफ बाहर निकाल सकते हो?
और तीसरे वाले से भी हाफ बाहर निकाल सकते हो। ऐसा कर सकते हो क्या? चेक करो जरा मोजिद, देख लो, हाफ निकाला, हाफ निकाला, हाफ निकाला, इसका खुद का 4 हाफ हो गए। और अब मैं इन सबको बाहर लिखूं तो तुम्हारे 4 हाफ मिलकर बाहर सिर्फ 2 ही हाफ बनेंगे, जबकि अंदर क्या क्या रह जाएगा बताओ? सही है। अब मुझे बताओ इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी जगह तुम कुछ लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? ए ना, क्योंकि ए था ही, यही तो गिवन था। तो इसलिए 1/4 इंटू ए। तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज, अगर साइड्स को हाफ कर दिया जाता है तो एरिया उसका 1/4 है। सो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ गिवन ट्रायंगल। अगला सवाल देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये 7th था, 8th देखिए आप। ये तो मुझे हो गया। 8th हो गया? हाँ। 8th कहाँ से? अरे सर आपने जो 5th क्वेश्चन कराया था ना, उसके बाद पैरामीटर नहीं मारा था, वही है। वही है। हाँ वही। चलो अगर वही होगा तो तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लें। ये सवाल क्या है? इफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है और राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस है। फाइंड व्हाट इज द पेरीमीटर। ये सवाल मैंने करा दिया ना? ठीक है, ये तो कवर्ड है। ये पहले कैसे करा दिया ये मुझे समझ में नहीं आया। 5वां, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। पेरीमीटर निकाला जा सकता है इसमें, कर लोगे ना? एरिया 8 है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इन दोनों को ए ले लेना। इसको क्या ले लोगे? a√2 ले लोगे। तो बोलो एरिया क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस भी ये है और हाइट भी क्या है, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ए कितना हो जाएगा? अच्छा, इसी का आंसर तो जिगिशा ने बताया था ना, ये 4 है, ये 4 है और ये 4√2, इसका पैरामीटर हो जाएगा। यही तो है। अगला सवाल देखिए 9। इफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है कि अब नहीं चलेगा रोहित का ट्रिक, आपको हेरॉन्स फार्मूले से ही करना होगा। √3/4a² नहीं लगा सकते। दिस इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका अब एल्टीट्यूड भी बताओ। ये भी चीज पूछा h, ठीक है। पहले देखो s निकाल लो, a + b + c/2, तो कितना हो जाएगा इसका? क्या 9 सेंटीमीटर हो जाएगा? और एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरॉन्स फार्मूले से क्या हो जाएगा? हेरॉन्स फार्मूला लिख देना, s - a, s - b और s - c। चेक करो, 9 - 6, 9 - 6 और 9 - 6, तो ये हो जाएगा 9 × 3 × 3 × 3। चेक करो, यहाँ तक समझ में आई बात? देख लो, 9 भी रख दिया, तीनों साइड रख दिए। 9 को तोड़ लो, या 9 खुद ही 3 बन के बाहर आ जाएगा, उछल के बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 3। और 1 इन दोनों का जोड़ा बनाओ तो 3। तो फंसा क्या रह गया अंदर? सिर्फ 3। ये भी बाहर आ गया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था। इन दोनों से 3 बाहर आ गया तो कितना आ गया बोलो? 9√3। यहाँ तक तुमको पता चल गया?
लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने तुमको बताया था द एल्टीट्यूड्स डिवाइड द इक्विलैटरल ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये बात समझ में आ गई? एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इससे क्या पता चला? यहां तक की बात हो गई। तो अब जरा देखो ए बी सी, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। अब एरिया से इसको वो कर लो, ये सब नहीं चाहिए। एरिया तुम्हारा आ गया ना, हाफ इंटू बेस डिवाइड करो। बोलो एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आ गया रिद्धि? और यहाँ पे क्या लिखोगी? बेस पे 6 और हाइट तो पता नहीं है ना, इसको 3 लिखो, 3 वहां ले जाओ, 9√3/3। तो h कितना आ जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल आ गया? h के इक्वल आ गया। एक आखिरी सवाल और करो 10, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमको समझ में आ गई ना बातें कैसे निकाला गया? देखो एक फ्लोरल डिजाइन बनाई गई है। जमीन में टाइल्स होते हैं तो कई लोग डिजाइन बनवाते हैं, तो कहीं पर किसी के मेन ड्राइंग रूम में ऐसी ड्राइंग बनाई है। तो कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं अविश? बताओ जरा, टोटल काउंट किए तुमने? कितने ट्रायंगल्स हैं? बोलो। यस, सो these are 16 triangles और हर एक में सब कुछ दे रखा है। 28, 9 और 35 दे रखा है। तो हम सिर्फ एक का ही लेंगे, ज्यादा नहीं। दैट इज 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो S कितना हो जाएगा? 28 प्लस 9 प्लस 35/2, ये जोड़ो कितना आता है? और बताओ कितना आएगा? 72 पर आएगा। 72 दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1 टाइम S माइनस है। हर बार फार्मूला जरूर लिखना है, सवाल गलत भी होगा तो फार्मूले के सब चीज के मार्क्स तुम लेके आ जाओ। 36 माइनस A की जगह A ही लिखना, B की जगह ही B लिखना, इधर उधर मत करना वैल्यू, और C की जगह C। चलो तो 36 दैट इज 8, 36 में से 9 गया तो 25 इंटू 1। 36 अपने आप बाहर आ सकता है, देख लो, और 25 भी आ सकता है। ये सब परफेक्ट स्क्वायर। तो 36 को बाहर 6 बना के ले लो और 25 को 5। अब अंदर क्या बचा रह गया? 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो। लेकिन अब इसमें भी एक जोड़ा बन गया, तो दैट इज 30 और 2 एक और बाहर आ गया। तो क्या लिख लेंगे? 60√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला स्टेप लिखने क्या होगा? सर वहाँ 27 आएगा, 25 ये नहीं आएगा। 16 9 7 16 ये गलत हो गया। चलो 6 ये हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या क्या बाहर आ रहा है? 6 तो है ही, एक 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, और अंदर क्या रह गया? 6 2 जा 12, 12 3 जा 36√6। रिद्धि अगला स्टेप बताओ। बहुत अच्छा, दैट इज द एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल्स, जैसा कि रिद्धि ने बताया। नाउ एरिया ऑफ 16 मतलब ये टोटल एरिया निकाल देना चाहते होंगे, ऐसी इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है इनके मन में कि 36√6 और इंटू क्या कर दिया इन्होंने? 16
चलिए अब देखो ये √6 की वैल्यू भी निकाल चुकी होंगी या निकाल लेंगी, ऐसा इनके मन में प्लान होगा। तो भी √6 तो दिया नहीं, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 6 जा 96 और 16 3 जा क्या होता है 48, 16 43, तो 48 में 9 जोड़ो 17, दैट इज 576 √6। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? √6 मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखो 6 लो, 6 का 2 2 जा 4, सही है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। बचा कितना, इसको इसके नीचे लिख दो और यहाँ 4 लिख दो। डेसिमल लगाओगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, जो यहाँ लिखोगी वही यहाँ लिखोगी, तो 4 लिख लो। 44 4 जा कितना होता है 176, सही। अच्छा अब मुझे बताओ कितना बचा, 24 बचा। डेसिमल लगा हुआ, 2 0 बढ़ा दो, डेसिमल लगा हुआ है ना, 2 0 बढ़ा दो, ये 4 इसके नीचे ले आओ, एक एक डिजिट लाए जाते हैं। तो 44 में 4 जोड़ोगी तो 40, जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो। बोलो कितनी बार जाएगी? लगभग 5 बार तो जा सकता है, ये 50 है, ये मैं 5 टाइम्स में ट्राई करता हूँ। 5 5 या 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.45 जरा सही तो ज़्यादा है, 2.45, तो 576 इंटू 2.45, ये तो एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल है। कर सको तो करो, नहीं तो हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं करके बता दूँ। दैट इज 576 इंटू 2.45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1411.2। इतना तो तुम्हारा एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है। लेकिन तुम इसको क्या करना चाहते हो, पॉलिश कराना चाहते हो। तो बोलो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होती है, गिवन एरिया इनटू रेट। अब रेट बताओ यहाँ कितना, 1411, बिल्कुल सही, 1411.2। इस समय यूनिट के साथ लिखना 50 पैसे, तो ऐसे लिखो 50 पैसे और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया लिखा, रेट लिखा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 50 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा। अब 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है, यहाँ लिखो ₹1 और नीचे लिखो 100 पैसे। ऐसा तो कर सकते हो ना, ये यूनिट फैक्टर मेथड है। तो ऐसे कट गया और फिर 50 से इसको काटो तो कितना आएगा, क्या 2 आएगा। भाई रुपए में निकालना ज्यादा अच्छा है, पैसे कहाँ देती फिरोगी और कहाँ तुम लेके जाओगी, जेब भी फट जाएगी। तो 2 से उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 7 या 14। रोहित अगला बताओ क्या लिखे यहाँ पे, बताओ, जो बोलोगे लिख देंगे। हाँ क्योंकि 2 डिजिट ले रहे हो और 5 और 0.6, तो कितना रुपए लगा बताओ, ₹705.6, इतना ही रखिए। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताया। कल की बात सुन लो, कल 4 से 6 आपका सोशलिज्म, दैट इज इन रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप, 4 बजे क्लास है चला। तुम्हारा एसएससी का हुआ एग्जाम